अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1376 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। ट्रंप जो है वो एक बयान देते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं और फिर मार्केटें जो हैं वो इधर उधर होती रहती हैं। फिर वो उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर एक बयान दे देंगे, उसके बाद फिर वहाँ की मार्केट्स जो हैं इधर उधर होती रहेंगी। तो इसी तरह चल रहा है मामला। और अभी फ़िलहाल जो मैं आपके साथ बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस करने आया हूँ, वो रिपोर्ट ये है कि जो हमारी जो कन्वेंशनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक कैटेगरी ए प्लस में FCL है, TPL है और TPLP है। कैटेगरी ए के अंदर जो है वो इमेज है, लॉट केमिकल, ऑक्टोपस, पाक ऑयल फील्ड, सुइनार्थ, TRG, वेव्स, गाल, GATM, GGL, ILP, JVDC, PSX, टेली, TPLT और वेव्स ऐप। बोल मैंने इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग को देखने में इशू होता है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या चलते हैं, मैंने कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए के अंदर मैंने स्टॉक्स को एक एक स्टॉक को खोल के देखा है और उसके अंदर से मैंने इमर्जिंग स्टॉक्स को निकाला है, बुलिश को निकाला है और एक्सट्रीम बुलिश को निकाला है। ठीक है, इमर्जिंग के अंदर कौन से हैं जी? FCL। अब मैं बताऊंगा अभी क्यों इमर्जिंग में मैंने इनको क्यों रखा। इमर्जिंग में FCL है, TPLP है, इमेज है, लॉट केमिकल, TRG, JVDC, GGL, टेलीकार्ड जो है ये जो निचले वाले चार हैं इनमें 200 की मूविंग एवरेज से नीचे हैं, बट इमर्जिंग है, तेजी में है, ये 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे हैं। इनमें टेलीकार्ड है, वेव्स ऐप है, वेव्स है, GATM है। और जो बुलिश हैं उनमें पाक ऑयल फील्ड है और एक्सट्रीम बुलिश में जो है ना वो TPL और TPLT है। अच्छा, अब मैंने इनको ये कैटेगरीज सब कैटेगरीज क्यों बनाई है देख लेंगे, आपको तो इसमें काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। ये वाली जो इमर्जिंग बुलिश और एक्सट्रीम बुलिश, ये डेली बेसिस के ऊपर आपको बनाने की ज़रूरत है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपने बनाना शुरू कर दिया ना ये वाला जर्नल, तो बहुत सारे मसले आपके हल हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक्सट्रीम बुलिश तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों रखा है। इसमें है TPL को आप देख लें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे TKT में आया था 16 अप्रैल को। मई भी गुजर गया, जून भी आने वाला है, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और 2 महीने में ये स्टॉक जो है वो तकरीबन 8.5 रुपये से 14 रुपये हो गया है। तकरीबन 80-90% ये बढ़ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ख़राब मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सिर्फ आपने वर्किंग करनी है थोड़ी सी। ठीक है, TPL है, इसके बाद TPLT है। TPLT को भी देख लें आप कि ये भी हमारे इसमें आया था 15 अप्रैल को। इन दोनों में जो बाइंग है वो एक ही दिन स्टार्ट हुई है, एक ही जैसा बढ़ रहे हैं, TPL और TPLT। TPLP जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। TPLT, TPL ट्रैकर लिमिटेड और TPL जो है वो TPL कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जो आपका TPLP है वो TPL प्रॉपर्टीज, वो थोड़ा सा वो भी अच्छा जा रहा है बट थोड़ा कमजोर है, वो इमर्जिंग के अंदर है अभी। तो अभी हम बात करते हैं ये TPLT। आपको पता चल, एक ग्राफ से पता चल गया आपको कि आप देखें, आप बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं कई दफ़ा कि यार स्टॉक आपका 45 से ऊपर नहीं जा रहा, 200 से ऊपर नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तैयार होते हैं आपके बाइंग करने के लिए। तो उन स्टॉक्स में आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। अगर वो स्टॉक भी लेना चाहते हैं वो भी मैं जिक्र करूँगा अभी आपको। TPLT हो गया जी, TPL हो गया, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम बुलिश हैं। अब आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी अभी फ़िलहाल। अब हम दोनों जो एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स हैं इनको मैं डिस्कस करते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि अब इनमें एंट्री कब लेनी है आपने। ठीक है, अभी आपने आज तो मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा, डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करूंगा एक्सट्रीम बुलिश स्टॉक्स को, ताकि आपको पता चले कि इसमें एंटर कैसे होना है आपने। अच्छा, उसके बाद बुलिश के अंदर है जी पाक ऑयल फील्ड। पाक ऑयल फील्ड को बुलिश मैंने इसलिए रखा कि इसमें भी एंट्री जो है हमारे पास जो न्यू एंट्री है वो तकरीबन हुई है 1 जून को। आज 9 जून है, तो तकरीबन 7 हफ्ता 1 हफ्ता 8 दिन हो गए हैं तकरीबन, ये 2 वीक्स आप समझ लें कि 2 वीक्स हो गए हैं। ये तेज़ी में है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं है। 672 रुपये में तकरीबन एंट्री बनी थी हमारी, अभी 675 है।
तो ये गया था 680 तक गया तकरीबन, ठीक है। अभी तो 675 है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं पार्क आइल फील्ड में, लेकिन वो वाली छलांगे आप इसमें एक्सपेक्ट ना कीजिएगा जो नॉर्मली हम दूसरे स्टॉक्स में करते हैं। ये अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, बट ये अभी बुलिश है। इसको आप क्योंकि बुलिश मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर जो है कम से कम ये 2 महीने हो गए हैं, ये 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बुलिश में लेकर आया हूँ। हालांकि इसमें गुंजाइश बहुत है, अभी इसने इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है, बट 2 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही काम कर रहा है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ इमर्जिंग स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जिनमें FCL है, फास्ट केबल मैंने इसलिए इसको इमर्जिंग में रखा कि ये आज ही इसके अंदर इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। FCL की आज ही अलर्ट कैंडल बनी है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 45 से भी ऊपर है, बट एक मसला है इसके अंदर कि 200 ऊपर है मूविंग एवरेज इसकी और 45 नीचे है। 45 ऊपर होनी चाहिए, 200 नीचे होनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन अच्छे गुजारेगा तब ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाएगी। FCL को आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे फर्ज कर लें, अब आप कहते हो यार मुझे FCL जो है ये आपने हमें ये नहीं बताया कि यार ये 20 रुपये जब था, अभी तो 24 रुपये है, ये 20 रुपये था उस वक्त हम इसको बाय करते, या 21 रुपये था उस वक्त हम बाय करते, जो बिल्कुल बॉटम पे। एक तो ये कि जब ये बॉटम लगा उस वक्त 9 मार्च है, तो हालात तो उस वक्त बहुत ख़राब थे, लेकिन आप बोलते हो यार मुझे इसको ना बॉटम पे किसी तरह बाय करना है अपने स्टॉक को, जब कोई एवरेज करनी है, मतलब मैं 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ मतलब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, या 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी तो बड़ा टाइम हो जाएगा। अब देखें ना, इसने जब 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस की या तो उस वक्त तक ये शेयर 24 रुपये का हो चुका था, 5 रुपये डल चुके थे, यानी कि 25% ये इसमें इंक्रीज आ चुका था। अब आप कहते हो यार कि मुझे बिल्कुल बॉटम पे चाहिए कोई चीज़। बॉटम पे देखें, बिल्कुल बॉटम के ऊपर तो आप हंट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि जब एक स्टॉक ने 40 की मूविंग एवरेज तोड़ दी, नीचे आ गया, 21 की RSI पे आ गया, फिर 24, उससे अगले दिन 24, फिर 34, फिर 31, 25, 28। अब आपने ये देखना है कि किस दिन वो 40 की मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा। 40 की मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए, ग्रीन कैंडल बने, अच्छी बड़ी कैंडल बने, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अब आगे जाके देखें, उस कैंडल के हाई तो उसने अगले दिन क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर 39 हो गया, यानी कि 40 तोड़ दिया इसने। अब क्या करेंगे, वो कैंडल जो पहली जो कैंडल थी उसको आप डेड कर देंगे, अब अगली अलर्ट कैंडल का इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर 36 हुआ, फिर 39 हुआ, फिर 46 हो गया। अब ये एक और अलर्ट कैंडल बनी, माफ कीजिएगा। अच्छा, फिर ये एक अलर्ट कैंडल बनी, 46 इसकी RSI क्लोज हुआ, इसका हाई तकरीबन 5वें दिन कहीं जाके इसका हाई क्रॉस हुआ। इसका हाई था 21 रुपये 74 पैसे, तो अगले दिन खुला 22 रुपये 60 पैसे, तो 22 रुपये 60 पैसे में 65 पैसे में कहीं आपकी एंट्री बनती है इसके अंदर। तो हर स्टॉक को आप इस तरह बॉटम पे भी हंट कर सकते हैं RSI का इस्तेमाल करते हुए। उसमें हो सकता है कि आप 2 से 3 दफ़ा आपको बाइंग करनी पड़े, रिस्क इसमें भी है। जो लोग ज़्यादा जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, ये मैं उनके लिए आपको बता रहा हूँ कि अब दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे TPLP है। अब मेन जो प्रॉब्लम है ना वो है कि कोई भी स्टॉक जो आप लेना चाहते हैं वो आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद होना चाहिए, तभी आप उसको हंट करेंगे ना। और उसके बाद वो परफॉर्म करता नहीं परफॉर्म करता उसकी गारंटी नहीं है। हम तो 45 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज और RSI, ये सारी पैरामीटर्स क्रॉस करने देते हैं ताकि मार्केट स्टॉक जो है मोमेंटम में आ जाए। 40 की RSI क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि जो स्टॉक है मोमेंटम पे आ गया, लेकिन आपने सस्ता खरीदना था तो सस्ता खरीदने की मैं आपको कम से कम वो कंडीशन बता रहा हूं कि आपने उसको कैसे खरीदना है। अच्छा जी, अब इसके बाद है हमारे पास TPLP को हम देख लेते हैं। अब देखें, TPLP आजकल चल रहा है 11 रुपये। अब ये स्टॉक आया था 6 रुपये 32 पैसे लो लगा है। अब यहां पे आप देखें, जब 6 रुपये 32 पैसे लो लगा ना, तो इसकी RSI थी 12। आगे चलते हैं, फिर ये बढ़ता रहा 32, 30, 33, 32, 31 की RSI बढ़ती रही, बढ़ता रहा, थोड़ा थोड़ा वहीं पे घूमता रहा, और एक दिन इसकी RSI क्लोज हो गई 36 के बाद 51 पे। तो ये जो कैंडल बनी है, बेशक ये छोटी कैंडल बनी है, बट इसका हाई क्रॉस करे तो आपको बाय करना है। और ये 7 रुपये 40 पैसे इसका रेट बनता था, ठीक है जी।
और इसका हाई लगा 7 रुपये 40 पैसे, अगला 7.32, 7.35, 7.3 और उसके बाद 7 रुपये इसने 40 पैसे क्रॉस किया है चौथी कैंडल में जाके, तो वो आपकी बाइंग बनती है। ये बाइंग आपकी देखें 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 200 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है और काफ़ी नीचे इसमें आपकी इसमें बचत हो सकती है। अगर वहाँ से 6.5 रुपये से भी नीचे जाना होगा तो वहाँ पे आप अपनी बचत कर सकते हैं। अदरवाइज देखें ना, जिसने जब 40 की मूविंग इसने RSI तोड़ी है तो उस वक्त रेट था इसका 12 रुपये। उसके बाद जब इसने 40 की मूविंग एवरेज इसने क्रॉस की है तो उस वक्त रेट था इसका 7.5 रुपये। तो 4-5 रुपये का आपको एज मिल गया यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो बुलिश है उसको आप बाय कर सकते हैं और डेली स्टॉक्स बुलिश में आएंगे, एक्सट्रीम बुलिश में भी जाएंगे। एक्सट्रीम बुलिश में यहीं से स्टॉक्स ने जाना है, इमर्जिंग से बुलिश में जाएंगे, बुलिश से एक्सट्रीम बुलिश में जाएंगे। अब आपने ये इस जर्नी में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है ये अब आपने देखना है। मैं आपको बता रहा हूं FCL TPLP मैंने डिस्कस कर लिया। लॉट केमिकल को मैंने क्यों रखा इसको भी मैं आपको बता देता हूं। लॉट केमिकल भी आप देख लें कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर 6 अप्रैल से ये 2 महीने हो गए हैं कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर है। और अभी भी आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है, तो मैंने इसको इमर्जिंग में रखा है कि ये आज ही अलर्ट कैंडल भी बन गई है और ये स्ट्रगल करता आ रहा है पीछे से। ठीक है, 4 दफा इसकी अलर्ट कैंडल बनी है और चारों दफा इसकी अलर्ट कैंडल कैंसिल ही हुई है। इस दफा जो है वो बाइंग हुई है। कल जो अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी, आज उसकी बाइंग ट्रिगर हुई है, पहले कभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई इसकी। लॉट केमिकल की बात कर रहा हूं। इसी तरह फिर TRG भी है, ये भी इमर्जिंग के अंदर है। TRG भी अभी देखें इसने 45 की जो मूविंग एवरेज इसने क्रॉस की है वो 8 अप्रैल को 2 महीने से 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है और अभी 3-4-5 दिन हुए हैं 200 की मूविंग एवरेज ने क्रॉस की है। तो ये भी अभी स्टॉक जो है ये अभी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी हमारे पास 70 रुपीज़ 69.52 में, अभी 71.67 चल रहा है, तो 1-2 रुपये का फर्क पड़ा है। तो जो TRG में काम करते हैं लोग तो अभी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये अभी इमर्जिंग में है। बेहतर अभी इमर्जिंग से बुलिश में जाएगा, बुलिश से एक्सट्रीम बुलिश में जा सकता है, जाएगा नहीं जा सकता है। इन्हीं से स्टॉक्स में से निकल के जाएंगे स्टॉक्स। तो अब आपने देखना है। अच्छा, एक स्टॉक जो है ना JVDC, ये मैं बार बार आपको मैं कहता रहा हूं कि यार ये स्टॉक जो है ये मुझे लगता है ऐसा है कि यार ये स्टॉक जो है ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तब भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तब भी होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जावेदान कॉर्पोरेशन ज़्यादातर अगर शॉर्ट टर्म वाले रखें अपने पास तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना इसमें बेहतर है। तो लेकिन इसने अच्छा, अब इसके अंदर आप देख लें जावेदान में JVDC में जब ये जाता है ना ऊपर, तो अब ये इसको भी वही सस्ता खरीदना। मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि यार आपने शेयर सस्ता खरीदना है या आपने शेयर जब मोमेंटम बना ले तब खरीदना है, क्योंकि मोमेंटम बनते रहते हैं स्टॉक्स के। आपने किसी एक स्टॉक में स्टिक नहीं होना होता। जब मोमेंटम बनेगा देख लेंगे। अब देखिए इसका मोमेंटम बना था, कब बना था? अब आप इसको बाय करते 92 रुपए में या इसको बाय करते आप 127 रुपए में, क्या फर्क पड़ता है? अब आप कहोगे यार फर्क तो पड़ता है। ओ भाई फर्क पड़ता है, बट 92 रुपए में जब ये था स्टॉक, उस वक्त और बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, जैसे TPLP था, TPL था, TPLT था, उसमें चले जाते, ज्यादा आपको प्रॉफिट में। उस वक्त के जो स्टॉक चल रहे थे उस वक्त में जाना है। लाजमी इसको नीचे आपने बॉटम पे पकड़ना है। बॉटम का मतलब है कि बॉटम पता तो होता नहीं किसी को। जब यहां पर था जब स्टॉक 92 पे जब स्टॉक आया तो किसी को थोड़ी पता है कि यार ये बॉटम है। ये तो बाद में पता चलता है ना बॉटम है, पता तो चलता नहीं है। तो उस वक्त जो स्टॉक उस वक्त मोमेंटम में चल रहा है वो परचेज करने बजाय इसके कि आप JVDC को परचेज करते। तो मैं तो लोग ज्यादातर बॉटम को हंट करने की कोशिश करते हैं और उसमें बड़ी एक फैंसी एक समझ लें एक चाल नजर आती है उनको। बड़ी खुशी होती है कि अगर वो कोई चीज़ बॉटम में पकड़ लें। हालांकि असल चीज़ देखा करें आपने कितने पे लिया और कितने में बेचा, वो डिफरेंस ही आपके काम का है। अगर आपने 92 का लेके 100 पे बेच दिया तो आपको मिले 8 रुपए। अगर एक बंदे ने 127 पे लिया और 150 पे बेचा तो उसको मिले 23 रुपए। तो कौन फायदे में रहा, 127 वाला या 92 वाला? तो असल चीज ये है कि बीच में डिफरेंस किसने बनाया है, वो डिफरेंस ही बेसिकली आपको आपके अकाउंट में जाएगा।
समझ रहे हैं बात आप? अच्छा, ये मेरा ख्याल है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हो चुकी है। 2 क्वेश्चन ये मैं आज का अभी तो फिलहाल टॉपिक यहाँ खत्म करता हूँ। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा जो एमर्जिंग के अंदर है। फिलहाल मुझे जो अच्छा लगता है वो JVDC है, PSX है, PSX भी अच्छा स्टॉक है, और TPLP भी सही है, थोड़ा कमज़ोर है TPL और TPLT के मुकाबले में, बट लॉट केमिकल है, ये स्टॉक्स जो हैं अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इनका वॉल्यूम भी है, देख लीजिएगा, जिनके अच्छे वॉल्यूम पड़ रहे हों उनमें आपने ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना है अपना। अच्छा, इसके बाद 2 मैं सवाल ऐड करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि हाँ, 2 कल की जो उसके ऊपर जो आए ना, 2 क्वेश्चन हैं वो मैं शामिल करना चाहता हूँ, बड़े ज़रूरी हैं। एक भाई ने कहा है कि हाँ जी भाई, सजेस्ट सम मल्टी बैगर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स। भाई मल्टी बैगर स्टॉक्स तो आज के दिन तो कोई बंदा भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि यार ये स्टॉक है मल्टी बैगर स्टॉक्स। मल्टी बैगर स्टॉक्स तो भाई वक्त गुजरेगा तब पता चलेगा कौन से मल्टी बैगर्स आज 9 जून को कौन से स्टॉक ऐसे थे जो मल्टी बैगर थे, वही वक्त गुजरने के बाद ही पता चलेगा। हम अपने पॉइंट्स को बनाते हैं और अपनी चीज़ों को बनाते हैं और यहाँ से स्टॉक बाय करते हैं, और उसके बाद अगला मरला बड़ा मुश्किल है कि जो कि हमने तय करना होता है, जो होल्ड करना, उसको होल्ड कैसे किया जाए इसके ऊपर काम करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा। ये है पहला जो किया था वो था हमाद 3838 साहब ने। दूसरा जो था ना ये है वर्व फ्लोरिश। इन्होंने कहा है जी कि सर कभी आप कहते हैं इस मार्केट में नुकसान से बचना ही असल मकसद है, कभी फरमाते हैं मल्टी बैगर पर सवार होने वाली स्ट्रेटजी बनाया करो, और कभी कम से कम 50% प्रॉफिट उठाने की ताकीद करते हैं। इस तरह आपकी गुफ्तगू में कुछ मुतजाद बातें हैं, बाज़ औक़ात शामिल हो जाती हैं। ये इनका एक सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तो लोगों को मैंने 50% का बताया कि यार आप कम से कम 50% प्रॉफिट उठाया करें, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात की थी मैंने। अच्छा, अब 50% भी मैंने कहा था यार 50% तो सिर्फ आपको मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को थोड़ा वेटेज दें, थोड़ा समझें, वरना 50% प्रॉफिट लोगों की तो 50% में आंखें बाहर आ जाती हैं। 50% प्रॉफिट भाई, 50% तो सिर्फ मैंने लोगों को कहा था कि यार आप इस दायरे में आए किसी तरह। 50% तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने कहा था 50% कुछ नहीं है, मिनिमम 100% की बात करें। मिनिमम की बात की थी मैं मैक्सिमम की बात नहीं की कभी भी। मिनिमम मैंने आपको बोला है कि मिनिमम 100% आपने प्रॉफिट उठाना है। अब देखिए, आपको 50% की बात समझ में अगर आ जाती है, उसके बाद 100% की बात समझ में आ जाती है, तो फिर आपको मल्टी बैगर स्टॉक की समझ में आएगी। अगर जिस बंदे को 50% की समझ में नहीं आई कि वो 50% प्रॉफिट नहीं उठा सकता, इतना उसमें सब्र नहीं है, तो वो 100% पे कैसे जाएगा? अगर 100% नहीं उठा सकता, जरी बात है 50 ही नहीं उठा सकता, तो 500, 1000, 1500 पे कैसे जाएगा? मुश्किल हो जाएगी ना। मुश्किल नहीं हो जाएगी, नामुमकिन हो जाएगी, नामुमकिन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो अगर एक बैट्समैन है, क्रिकेट की मिसाल देखें, सबको समझ में आती है। एक बैट्समैन है, वो अगर 100 किलोमीटर की स्पीड को वो नहीं खेल सकता तो वो 120 को कैसे खेलेगा? अगर वो 120 को नहीं खेल सकता तो 135 को कैसे खेलेगा? अगर वो 135 को नहीं खेल सकता तो 150 को कैसे खेलेगा? तो स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी स्किल को बढ़ाना है। सबसे पहले 100% के ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। 100 किलोमीटर के ऊपर अगर आप अच्छे हो जाते हैं, फिर आपको 120 पे डाला जाएगा। 120 पे आप अच्छे हो जाते हैं, फिर 135 पे डाला जाएगा। फिर 135 के बाद फिर आप जाएंगे 150 पे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब 150 के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपकी 155 या 160 के ऊपर प्रैक्टिस होगी, और जब वो भी बहुत अच्छा आप खेल लेंगे फिर आपको कहा जाएगा हाँ यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है। ये है सारी गेम। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो बात को समझने की कोशिश करें। अब बातों को पकड़ना नहीं है। देखिए, मेरे पास हर किस्म की ऑडियंस होती है, मुझे हर किस्म की ऑडियंस से बात करनी है। मुझे शॉर्ट टर्म वालों से भी बात करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म वालों से भी बात करनी है, मुझे रैंडम वालों से भी बात करनी है। हर बंदे को बात करके ना अपने पास बुलाने की, अपने पास रखने की कोशिश करनी है। मुझे पता है कि मेरी सब बातें शायद 1% या शायद 2% ने शायद समझी हो, बाकी 98% ने ना समझी हो सकता है कि 10% ने समझ ली हो, मुझे तो नहीं पता, मैं यहां बैठा हूं।
तो आहिस्ता आहिस्ता बातों को समझे, 50% को पकड़ें, फिर 100% को पकड़ें, फिर मल्टी बैगर्स पकड़ सकते हैं। अगर आप 50% ही किसी की स्टॉक में नहीं बाय कर आप प्रॉफिट उठा सकते, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है सर। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और कोशिश करूंगा अब मैं ये वाली जो रिपोर्ट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आपको फ़ायदा होने वाला है। इमर्जिंग बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश, या आपने रिपोर्टें खुद बनानी है, मैं हाजिर होना हूँ। ये रिपोर्टें आपने खुद बनानी है, खुद स्टॉक को पकड़ना है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।